अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की सियासी सूरत आए दिन गैर मुस्तहकम होती जा रही है। समझना बहुत मुश्किल हो गया कि इस खेल में कौन जीतेगा। गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम, कमज़ोर इकॉनमी और रजीम चेंजेस की बातें होना। क्या वाकई ही पाकिस्तान तुर्की के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या इमरान खान भी वही गलती कर बैठे हैं जो आज से चंद साल पहले रजब तैयब उर्दगान ने की थी? अभी 9 मार्च ही को इसराइल के सदर ने तुर्की का दौरा किया है और ये दौरा तकरीबन 14 साल बाद मुमकिन हो पाया है। और इन दोनों ममालिक ने तय किया है कि अब ये जो दौरा है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा ट्रेड के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, और इसमें बहुत से मुआहदे तय पाए हैं। आखिर क्या वजह बनी है कि रजब तैयब उर्दगान, जो कि इसराइलियों को एक जर्मन नाजी से तशबीह दिया करते थे और इसराइल को एक टेररिस्ट स्टेट कहा करते थे, आखिर उनके आगे उन्हें झुकना पड़ गया है। उन्हीं से उन्हें मुआहदे करने पड़ गए हैं, उन्हीं से उन्हें हाथ मिलाने पड़ गए हैं। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोनों ममालिक में असल मामला 2003 में ख़राबी की तरफ जाते हैं, जब रजब तैयब उर्दगान पहली बार 2003 में तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट होते हैं और इसराइली फोर्सेस की जानिब से हमास के लीडर शेख अहमद यासीन को मार दिया जाता है। तो पहली बार रजब तैयब उर्दगान इसराइल को इस एक्ट की वजह से एक टेररिस्ट एक्ट कहते हैं। फिर 2005 में रजब तैयब उर्दगान इसराइल का दौरा करते हैं और इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ करने के लिए पेशरफ्त होती है। फिर 2008 में दोनों ममालिक के दरमियान हालात मज़ीद कशीदा हो जाते हैं, जब इसराइल के सदर तुर्की का दौरा करते हैं और तुर्की से मदद चाहते हैं कि वो इसराइल और शाम में उनके मौजूदा जो कशीदगी है उसके ऊपर उनकी मदद करें। फिर जैसे ही इसराइल के सदर वापस इसराइल जाते हैं, तकरीबन 3 दिन बाद वो दोबारा गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं, जिसे तुर्की को रत्ती बराबर भी इल्म नहीं होता। हालांकि वो 3 दिन पहले तुर्की से ही होकर जाते हैं, जिसके ऊपर तुर्की की हुकूमत और उर्दगान की जानिब से बहुत सख्त रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। उस टाइम पर तो वो जवाब नहीं देते, लेकिन तैयब उर्दगान जो है सही मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब इसराइल को जवाब दिया जाए, और आखिरकार वो मौका आ ही जाता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर जब इसराइल के सदर और तुर्की के सदर जो हैं वो बैठे होते हैं और मीटिंग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो जैसे ही फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर बात होती है तो तैयब उर्दगान उस मीटिंग से उठकर ये कहकर चले जाते हैं कि व्हेन इट्स कम टू किलिंग यू नो वेल हाउ टू किल। दोनों ममालिक में इख्तलाफात की एक बुनियादी वजह यह भी है कि इसराइल जो है वो कुर्दिस्तान बनाने में कुर्दिश लोगों को बहुत सपोर्ट करता है, उनको फंडिंग करता है। कुर्दिस्तान आप यूँ समझ लें जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को अलग करने के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है और आए दिन उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले से पैदा करता रहता है। मज़ीद कशीदगी इन दोनों ममालिक के दरमियान तब पैदा होती है जब 2020 में रजब तैयब उर्दगान हमास के डेलीगेशन को दावत देते हैं और वेलकम करते हैं तुर्की के अंदर, और उन्हें ये इजाज़त देते हैं कि वो तुर्की के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स कायम कर सकते हैं। हमास, अगर आपको याद हो कि ये गाज़ा स्ट्रिप पर मुकीम एक एंटी इसराइल टेरर ग्रुप के तौर पर जाना जाता है, जो इसराइल के लिए अक्सर ही मुश्किलात का सबब बनता रहता है। अब इसराइल तुर्की के इस इक़दाम से बिल्कुल नाखुश था और इसराइल ने यह कहा था कि अगर तुर्की चाहता है कि वो इसराइल के साथ दोबारा नॉर्मल रिलेशनशिप रखना चाहता है तो सबसे पहले उसे तुर्की के अंदर से हमास के हेडक्वार्टर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। और तुर्की की ये डिमांड थी कि सबसे पहले वो फ़लस्तीन के ऊपर जारी जुल्म सितम का ख़ात्मा करे। लेकिन इसके अंदर जीता कौन? इसराइल। इसराइल ने तो तुर्की के अंदर से हमास के हेडक्वार्टर्स को ख़त्म करवा लिया, लेकिन बदकिस्मती से रजब तैयब उर्दगान, जिन्हें मुस्लिम लीडर बनने का बहुत शौक़ था, वो फ़लस्तीन के ऊपर से जुल्म सितम ख़त्म ना करवा सके। तो दोस्तों, इस दौरे का सबसे अहम मकसद ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती जो मामलात हैं उसको बेहतर किया जाए। मेडिटेरियन सी के ऊपर, जहाँ पर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा गैस के ज़खायर मौजूद हैं, वहाँ पर इसराइल चाहता है कि वो तुर्की की शराकत से उस मेडिटेरियन सी के ऊपर एक गैस पाइपलाइन बिछाए, जो कि इसराइल से तुर्की से आगे ग्रीस से आगे चलते यूरोपीय यूनियन तक पहुँचे। तुर्की के लिए गैस पाइपलाइन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि तुर्की अपनी तकरीबन 60 से 70% गैस की डिमांड को रशिया के थ्रू पूरा करता है, और जो कि उससे महंगी भी पड़ती है। अगर ये मेडिटेरियन सी का जो मुआहिदा ये तय पा जाता है तो इससे तुर्की ख़ुद भी गैस निकालेगा, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो जो यूरोपीय यूनियंस को होगा कि यूरोपीय यूनियंस भी है वो रशिया से गैस लेते हैं, जो कि एक लॉन्ग रूट बनता है। अगर तुर्की गैस निकालने में कामयाब हो जाता है तो यूरोपीय यूनियंस का इन्हिसार भी इसी तुर्की के ऊपर होगा और इसे शॉर्ट रूट के ज़रिए गैस मिलेगी, और ये तकरीबन रशिया के मुकाबले में 3 टाइम्स चीपर में यूरोपीय यूनियंस को गैस मिलेगी। तो दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि तुर्की को इसी इसराइल के साथ, इसी टेररिस्ट स्टेट के साथ, इसी नाजीज़ के साथ हाथ मिलाने पड़ गए हैं? तो बात सीधी और साफ सी है कि पिछले एक अरसे में रजब तैयब उर्दगान ने USA हो,
यूरोपीय यूनियंस हो, इसराइल हो या अरब ममालिक हों, इनके साथ बहुत ज़्यादा सख्त स्टांस रखा है। इनके ख़िलाफ़ बहुत एक हार्ड लाइनर वाली अप्रोच इख्तियार की रखी थी, जिसका जो था वो उन्हें अल्टीमेटली नुकसान भुगतना पड़ा है। अमेरिकन्स ने अपना असर रंग दिखाया और तुर्की को जो है वो एक सैंक्शंस के उसमें घेरे में ले लिया और इसको पूरे ख़ित्ते में तनहा कर दिया। इन्हीं सैंक्शंस और उर्दगान की रॉन्ग इकनॉमिक पॉलिसी की वजह से तुर्की की इकॉनमी तबाह हो गई है। इकॉनमी इन्फ्लेशन 36% हो गई है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो 11.7% बढ़ चुकी है। तुर्की का ये हाल कोई 1-2 सालों में नहीं हुआ, बल्कि 2016 से 17, ये सन याद रखिएगा 2016, इसका जाके मैं आखिर में बताऊंगा कि ये सन क्यों अहम है। 2016 के बाद ही से जो तुर्की की इकॉनमी है वो नीचे जा रही है। अब अपनी बैड इकनॉमिक पॉलिसी को छुपाने के लिए रजब तय्यब एर्दोगान ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इस्लामिक ममालिक होने के नाते एक ऐसे पॉपुलर फैसले किए जिसके शायद अभी तुर्की को ज़रूरत भी नहीं थी। मज़हब के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी मसाजिद तामीर करवा देना, चर्चिज़ को मसाजिद में तब्दील कर देना, जैसे हाया सोफिया की मिसाल आपके सामने है। और मुस्लिम वर्ल्ड की टेंशन हासिल करने के लिए और ग्लोबल वर्ल्ड सारे की टेंशन हासिल करने के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ ऐसे बयान देना जिससे उनका एक जो है ग्राफ वो ऊपर जाए। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म में तो रजब तय्यब एर्दोगान को फ़ायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आके वही नुकसान हुआ। शॉर्ट टर्म में फ़ायदा इसलिए हासिल हुआ कि उन्हें अगले इलेक्शन विन करने में आसानी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में से नुकसान ये हुआ कि इन्हीं स्टेट को जो जिनको आप टेररिस्ट स्टेट कहा करते थे, नाज़ी से आप तशबीह दिया करते थे, आज आके आपको दोबारा इन्हीं के साथ हाथ मिलाने पड़ गए हैं, इन्हीं के साथ मुआहदे करने पड़ गए हैं, इन्हीं के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ गया है। तो शॉर्ट टाइम में आपने जो चीज़ें गेन की, अब लॉन्ग टर्म में आके उसको नुकसान आपको देखना पड़ रहा है। और नाज़रीन यही होता है, जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना हो तो ऐसे इस्लामी रियासतों के अंदर मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि आपकी जो आवाम है वो इस्लाम के नाम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसी मज़हब कार्ड का जो नुकसान है वो रजब तय्यब एर्दोगान को उठाना पड़ रहा है। अभी जब इसराइल के वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर थे तो पीछे से इसराइल फोर्सेस ने फ़लस्तीन में दोबारा 20 जो है लोगों को मार दिया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इसी तनाजुर के पेश नज़र जो है तुर्की की आवाम एहतजाजन सड़कों पर आ गई और इसराइल की एम्बेसी के सामने जाके एहतजाज करना शुरू कर लिया। और ये हो भी क्यों ना, जब आप अपने ड्रामा सीरियल्स के थ्रू और अपने बयानात के ज़रिए से जो है आप इसराइल को एक दुश्मन रियासत दिखाएंगे, यहूदियों की नफ़रत मुसलमानों में पैदा करेंगे और उसे एक जो है मुआशरे का बदतरीन इंसान दिखाएंगे, तो ये रिटेलिएशन अवाम में पैदा होना आपके ख़िलाफ़, और आप ही हैं वो जो इनके ख़िलाफ़ ऐसे बयान दिया करते थे, तो इस रिटेलिएशन का होना एक फितरती अमल है। तो अभी 2023 में तुर्की के अंदर दोबारा सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं और यही वजह है कि इलेक्शन से पहले रजब तय्यब एर्दोगान ये चाहते हैं कि इसराइल के थ्रू अमेरिका यूरोपीय यूनियंस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया जाए और अपने ऊपर से सेक्शंस को हटाया जाए और अपना जो है वो तजारती सर्कल जो है वो दोबारा बहाल किया जाए। तो दोस्तों, रजब तय्यब एर्दोगान के वो जो मुस्लिम लीडर बनने वाले गुब्बारे में से जो है ना वो हवा निकल चुकी है और वेस्टर्न दुनिया के साथ साथ आपको याद हो कि उन्होंने अरब ममालिक को भी खूब लताड़ कर रखा था। अब वो चाहते हैं कि इन ममालिक के साथ भी दोबारा जो है वो मामलात रीसेटल किए जाएँ। और अभी फरवरी में ही रजब तय्यब एर्दोगान ने यूएई का दौरा किया है और ये दौरा तकरीबन 10 साल बाद मुमकिन हो पाया है। यूएई जो है उनका कहना है कि वो तकरीबन $10 बिलियन के करीब जो है वो तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। और ख़बरें ये भी हैं कि आने वाले चंद महीनों के अंदर जो है एर्दोगान शायद सऊदी अरब का दौरा भी करें और दोबारा रीसेटल करें, क्योंकि आपको शायद याद हो कि कमाल खशोगी के कत्ल के बाद इन दोनों के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स पाई जाती थी। तो दोस्तों, तुर्की की इस मुख्तसर सी तारीख से हमें दो बातें तो बिल्कुल वाज़ह हो जाती हैं कि या तो कम से कम खुद इतने मजबूत बन जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, या फिर कम से कम ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाओ, ऐसे बयानात ना दो जो कल को आपके ही गले का फंदा बन जाए। कुछ ऐसी सी ही सूरत तुर्की के साथ पेश आई। मुस्लिम लीडर बनने के शौक़ में इन्होंने यूएई, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, इसराइल के ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ों के महाज़ हैं बहुत शदीद खोल दिए। फिर आ जाके क्या हुआ, सैंक्शंस लगा दी गई, ठीक है, उनको ख़ित्ते के अंदर तनहा कर दिया गया, उनके साथ ट्रेड जो हैं वो मामलात वो रोक दिए गए। और इन्हीं के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ तो रजब तय्यब एर्दोगान ने इतने सख्त बयान दिए थे, आ जाके इन्हीं के साथ उनको दोबारा हाथ मिलाने पड़ गए हैं, इन्हीं के साथ दोबारा अपने जो है वो तजारती मामलात वो दोबारा बहाल करने पड़ गए हैं। तो ये जो चीज़ है, यही चीज़ मैं आगे जाके पाकिस्तान के हवाले से समझाने की कोशिश करूँगा। तो जी, पिछले 1-2 सालों से जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल कर गया है तो पाकिस्तान और अमेरिका के हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और इमरान खान के जाने से ज़रा एक हार्ड लाइनर वाली जो अप्रोच है वो देखने को मिली है। वी आर नॉट योर स्लेव जैसे जुमले सुनने को मिले हैं, जबकि आपकी इकॉनमी भी इन्हीं ममालिक के साथ जुड़ी हुई है। फेटफ का इशू हो, IMF का इशू हो, या कोई अपना पाकिस्तान स्टेट बैंक का इशू हो, ये सारे मामलात आपके अमेरिका या इन्हीं यूरोपीय यूनियंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या इन्हीं के ख़िलाफ़ इतना सख्त स्टांस ले जाना
मुनासिब है या नहीं, आइए देखते हैं। ट्रेड रिलेशन के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका पहले, चाइना दूसरे और यूके जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। अभी 2020 में ही पाकिस्तान की अमेरिका के साथ 4.4 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका में सालाना तकरीबन तजारत जो है वो 6.6 बिलियन की होती है। यूके की बात की जाए तो पाकिस्तान और यूके में तकरीबन 3.3 बिलियन यूरो की जो है वो सालाना तजारत होती है। अगर पाकिस्तान की गैरत जुर्रत की बात की जाए और बड़ी एक हुब्बुल वतनी वाला फैक्टर हमें आजकल बड़ा देखने को सुनने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ इन्हीं वेस्टर्न वर्ल्ड्स के अंदर जो है वह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो आप सभी को मालूम है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो साल साल इन्हीं ममालिक के अंदर ट्राई करता है, वीज़ा अप्लाई करता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स के लिए ये लोग, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इन्हीं बेसिस में रब्ता करते हैं। और सफ़े अव्वल में तो USA के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स है, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो फ़ॉरेन डॉक्टर्स की तादाद जो है वो पाकिस्तान से हर साल जाती है। और दूसरी तरफ हमें बड़ा वो गैरत जुर्रत वाला एक फैक्टर सामने को देखने को मिल रहा है। तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट फ़र्ज़ी तौर पर हम ये इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर USA और UK ऐलान करे कि हम पाकिस्तान को फ्री वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम इधर जॉब्स देंगे, अभी जितना भी हमें ये गैरत जुर्रत वाले फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, हम देखते हैं कि कितने ऐसे पाकिस्तानी होंगे कि वो इन ममालिक में जाना रिजेक्ट कर देंगे। वो इन ममालिकों को नहीं कहेंगे कि यार हम जो है आप हमारे साथ अच्छा नहीं चले, लिहाजा हमने आपके मुल्क में आके काम नहीं करना। अभी रात से दिन नहीं होगा और आप देखेंगे कि कितने पाकिस्तानी जो है इन्हीं एम्बेसीज़ के बाहर वीज़ा अप्लाई करने के लिए खड़े होंगे। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी चीज़ हो वो आपकी इन्हीं मुआशी लिहाज से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन जब यहीं से पाकिस्तानी जाएंगे इन्हीं USA और UK कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर जाके इन्हीं गोरों की नौकरी करेंगे और वहाँ से जब वो पैसे कमाएंगे दोबारा पाकिस्तान भेजेंगे तो वो रेमिटेंस हमें बुरे नहीं लगेंगे, वो रेमिटेंस हमें जो है ना वो बहुत अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी को इस टाइम सहारा दे रहे हैं और इसका क्रेडिट गाहे बगाहे जो है वो इमरान खान ख़ुद भी लेते रहते हैं। तो नाज़रीन, यही वजह है कि इकनॉमिक क्राइसिस से ध्यान हटाने के लिए इमरान खान भी पिछले एक अरसे से कभी अरब टीवी को, कभी जो है रशियन टीवी को, कभी अमेरिकन टीवी को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, जिनमें से हर बार जो है कोई ऐसा जूसी टॉपिक निकल आता है जिसके ऊपर 1-2 महीने गुजर जाती है और बहस जो है वो आगे मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या ऐसी जो है अटेंशन डाइवर्ट कर देने से क्या आपकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ है वो बेहतर हो पाएंगी? यानी ये वही तरकीब है जो उर्दुगान ने तुर्की के अंदर अप्लाई की थी, मुख्तलिफ़ ड्रामा सीरियल्स का आगाज़ करके और ऐसी स्टेटमेंट जारी कर देना जिससे आवाम के अंदर जो है उनके निचले दर्जे के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, उनसे ध्यान हट के एक ग्लोबल इश्यूज़ की तरफ चल जाए और आवाम जो है अपने इश्यूज़ भूल के उस सामने जो मीडिया के अंदर दिखाई जा रही चीज़ है उसकी तरफ ध्यान चला जाए इंसान का। अगर ओपोजिशन और रजीम चेंज की बात की जाए तो इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है कि इमरान खान को पहले दिन से ही एक कमज़ोर ओपोजिशन का सामना करना पड़ता। ओपोजिशन शुरू तो महंगाई से हुई थी, इकनॉमिक क्राइसिस से हुई थी, बेरोज़गारी से हुई थी, लेकिन इमरान खान की एक खूबसूरती है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन तमाम मामलात को कवर करते हुए अपने पीछे साबका जितने भी जलसे किए हैं उसके अंदर इस चीज़ को एक मोरल ग्राउंड्स के ऊपर ले गए हैं और जिसकी वजह से आपका और हमारा जो ध्यान है वो इकनॉमिक क्राइसिस से बिल्कुल दूर हो चुका है। और इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि माजी में या अब इमरान खान की हुकूमत में मौजूद होते हुए इमरान खान के ऊपर कोई किसी किस्म का भी जो है वो डायरेक्ट केस नहीं है, जैसा कि अपोजिशन के तकरीबन तमाम अरकान जो मेन लीड के ऊपर हैं उनके ऊपर है। और इसका जो है फ़ायदा इमरान खान ने भरपूर उठाया है और इसी चीज़ को उन्होंने अभी रिसेंटली जितने भी जलसे किए हैं उसके अंदर कैश करवाया। अगर रिजीम चेंजेस की बात जो कि बहुत वाज़ह हद तक खुलकर सामने आ गई है कि एक पावर है जो इमरान खान को हटाना चाहती है और चाहती है कि इमरान खान जो है इस हुकूमत में मज़ीद सर्वाइव ना कर सकें, तो रजीम चेंजेस की बात तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो बहुत ज़्यादा दुरुस्त होती है, जहाँ पर वैसे ही एक सियासी लिहाज से गैर मुस्तहकम सूरत हाल रहती है। तो बिल्कुल ये रजीम चेंजेस की जितनी भी बातें हैं ये माजी में होती भी रही हैं और अभी भी कोशिश की जा रही है इसके ऊपर। अभी चंद रोज़ पहले इमरान खान की मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ियों से हुई है और उसके अंदर उसी लेटर का जिक्र किया गया है जो बताया जा रहा है कि एक आलमी साजिश के ज़रिए इमरान खान को हटाने की कोशिश की जा रही है। उस लेटर में इमरान खान ने वाज़ह बताया है कि अगर तो ये नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है यानी पास हो जाती है फिर तो पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन अगर इमरान खान सर्वाइव कर जाते हैं तो यकीनन है कि पाकिस्तान जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो ये वही तरकीब है जो अमेरिका ने तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी 2020 में, जब तुर्की ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल ख़रीदने का मुआहिदा किया था। तो उसी जो दुरानिये के अंदर जो है अमेरिका ने तुर्की के ऊपर एक सैंक्शंस लगा दी थी और उसे बताया था कि अगर आप हमारे दायरा कार से निकलते हैं तो हम किस तरह एक सैंक्शंस के थ्रू आपको रोकने का भी इख्तियार रखते हैं।
तो नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में मैंने तुर्की के हवाले से 2016 का जिक्र किया था और ये वही साल है कि जिसके अंदर रजीम चेंज के हवाले से तुर्की के अंदर एक आर्मी साजिश के ज़रिए तैयब उर्दगान को हटाने की कोशिश की गई थी और इसके थाने वाले भी जो है वो अमेरिका से मिलते हैं। अच्छा, तुर्की तो इस रजीम चेंज से बाहर निकल आया। अवाम ने टैंकों के आगे लेट के, फ़ौजियों के आगे रेजिस्टेंस पैदा करके जो है तैयब उर्दगान को बचा लिया। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा 50-50 हैं और तहकीक करने से तकरीबन ये वाज़ह हो जाती है चीज़ कि अगर तुर्की इस रजीम चेंज से बच गया था तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर सदारती निज़ाम था। लेकिन अब पाकिस्तान की बात करें रजीम चेंज के हवाले से तो यहाँ पर हालात जो हैं बहुत गैर मुस्तहकम है, इस लिहाज से कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई सदारती निज़ाम नहीं, पार्लिमानी निज़ाम है जो एक गंदा। और यहाँ पर आपको मालूम है कि ज़मीर फ़रोशों की पूरी खेप की खेप मौजूद है। आपको आए दिन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है ये देखने को मिलता है कि कैसे बोरियां जो हैं और मफादात के लालच में, मिनिस्ट्रीज़ के लालच में, वजारत के लालच में जो है लोग अपने जो है वो ज़मीर बेच के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मुंतकिल हो जाते हैं। तुर्की तो उस रजीम चेंज से बड़ा सेफ खेलते हुए बाहर आ गया है, लेकिन 2016 के बाद ही से उसकी इकॉनमी जो है वो बदतरीज नीचे जाती हमें नज़र आती है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान भी ऐसे हालात के अंदर जो है वो सरवाइव कर पाएगा। क्या वाकई ही पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इन तमाम सुपर पावर्स को एब्सोल्युटली नॉट कह के बाद में सरवाइव करने का रास्ता, अल्टरनेटिव रास्ता पाकिस्तान के मौजूद है। तो जी नाज़रीन, हर पाकिस्तानी होने के नाते हमें ख़ुद सोचना चाहिए कि इस 2.5-3 साल के अरसे में क्या वाकई पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर ली अपनी पॉलिसी शिफ्ट करने में। अभी हम इकनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकले थे कि हमें एक ग्लोबल क्राइसिस में आकर फंस चुके हैं। अब ऐसा दौर आ गया कि पाकिस्तान की हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए एक आलमी साजिश जो है वो तैयार की जा रही है और इसके बरअक्स जो है हर जो है मुल्क जो होता है अपनी पॉलिसी को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लेता है जैसे उनके मफादात किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़े होते हैं। क्या हमने कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर ली? उन रियासतों के साथ हमने अपने ताल्लुकात कहीं ख़राब तो नहीं कर लिए कि जिनके साथ हमारे इकनॉमिक जो है वो फ़ायदे जुड़े हुए हैं? और अगर आपने पॉलिसी शिफ्ट करनी भी थी तो इसको पब्लिक डोमेन में ले आना और एक पब्लिक ओपिनियन बना देना, जैसे रजब तैयब उर्दगान ने किया था कि अपने पॉलिसी को शिफ्ट करने के लिए उन्होंने एक पब्लिक के अंदर एक ऐसे तासुर पैदा कर दिए थे कि अब आके उन्हें एहसास हो रहा है कि इस जो रिटेलिएशन अवाम के सामने से देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा और जिनके ख़िलाफ़ हमने इतना सख्त स्टांस लिया था अब जाके दोबारा उन्हीं के साथ हमें हाथ मिलाने पड़ गए। ठीक है, ख़ुददारी वाला मामला एक अलग चीज़ है, हर कौम चाहती है कि वो ख़ुददार हो, तरक्की करे, लेकिन एक हमें ये चीज़ भी देखना चाहिए कि आपके मफादात किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जी नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अपनी राय का इज़हार जो है वो लाजमी कीजिएगा जिससे मालूम हो सके कि हमारी आवाम कैसा सोचती है और क्या राय रखती है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।